Dear students, in the last lecture, we have done about the rectifiers. How, when we use diode, then how an AC power that is converted into DC power. ठीक है, हमने दो रेक्टिफायर्स स्टडी किए थे, आपके सिलेबस में दो ही थे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। और हमने देखा था कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर होगा तो बिकॉज नेगेटिव जो हमारे पास पार्ट होगा एसी का दैट इज एलिमिनेटेड, और जब नेगेटिव पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास कुछ एवरेज पावर आ जाएगी, और जो जो एवरेज पावर होगी दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू सम डीसी वोल्टेज। एंड इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर जो नेगेटिव पल्स है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव पल्स इन आउटपुट, और जब हम उसके डीसी कंटेंट लेते हैं तो वो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल आता है। और लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा कि हमने चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर यूज किया चाहे हमने फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया, बट स्टिल जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है रिपल्स आर प्रेजेंट इन दैट। इवन जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर तो जो रिपल्स का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, दैट इज 1.21। इट मींस स्टिल जो एसी कंटेंट है दैट इज मोर देन द डीसी कंटेंट, बट इन full wave rectifier, although the DC content is increased or the AC content is reduced, but still जो DC content जो AC content है वो still उसके अंदर भी काफी रहता है, क्योंकि हमारे पास जो रिपल फैक्टर की वैल्यू है दैट इज 0.48। इसका मतलब उससे आधा तो कंटेंट है उसके बाद भी स्टिल अवेलेबल रहेगा। अब अगर हमें उस पल्सेटेड आउटपुट को, जो पल्सेटेड आउटपुट हमारे पास आया, अगर हम उसको कहीं ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो डीसी पावर की है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट के अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगी। तो हमारी जो सर्किट की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे डीसी डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, वो ये होती है कि जो एसी कंटेंट है दैट शुड नॉट बी देयर इवन, और अदरवाइज अगर वो होगा तो इट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, कि उस हमारे पास उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आए ही ना। जब हम डीसी की बात कर रहे हैं तो डीसी के कोरस्पोंडिंग क्या है कि द फ्रीक्वेंसी शुड बी जीरो। हमारे पास प्योर एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए आउटपुट के अंदर, उसके अंदर कोई भी पल्सेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिपल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेक्टिफायर्स के आगे और सर्किट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो सर्किट्स हैं, जो सर्किट्स हमारे पल्सेस को खत्म करने के लिए यूज होते हैं या रिपल्स को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं फिल्टर्स। तो फिल्टर्स बेसिकली क्या है, फिल्टर्स बेसिकली हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो हम रेक्टिफायर्स के बाद यूज करते हैं टू रिड्यूस द रिपल्स और टू इंक्रीज द डीसी कंटेंट इन द आउटपुट। तो इस सीरीज में हमारे पास जो पहला है सिलेबस के अंदर, पहला फिल्टर आता है दैट इज सीरीज इंडक्टर फिल्टर कि इंडक्टर को हम सीरीज में यूज करेंगे। अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर वाज एसी, उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर यूज किया था स्टेप डाउन उसके कम करने के लिए, उसके बाद हमने ये यूज कर रखा था, और यहां पे हमने आरएल यूज कर रखा था। ठीक है, तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसका मतलब हमें इंडक्टर को सीरीज में लगाना है, और इंडक्टर को सीरीज में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को थोड़ा सा आगे सरका देते हैं और यहां पे एक इंडक्टर यूज करते हैं एल, और जो आरएल है जहां से हमें आउटपुट लेनी है वो सपोज हमने यहां लगा दिया। दिस इज सीरीज इंडक्टर फिल्टर इन हाफ वेव रेक्टिफायर। This is series inductor filter in half wave rectifier. Similarly, जब हम फुल वेव की बात करते हैं, जब हम फुल वेव की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये सपोज हमने
ट्रांसफार्मर, एक डायोड यहाँ यूज़ किया, एक डायोड हमने यहाँ यूज़ किया, और जो आउटपुट है वो हमने इसके बीच से लेके और यहाँ से आउटपुट हमने लिया। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस पार्ट को हटा के, बाकी सर्किट हमारा ऐसा ही रहेगा, और इसके सीरीज में हम क्या कर सकते हैं, एल अप्लाई करते हैं, और ये रहेगा हमारे पास आर आई, ये एल हमने यूज कर दिया सीरीज इंडक्टर। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, दिस इज द सर्किट डायग्राम इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर का हमें पता है कि इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, जो एक्सएल है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। इसका मतलब जितना फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ज्यादा होगा उतना ही इसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, जितना रिएक्टेंस ज्यादा होगा उतना उसको ब्लॉक करेगा। डीसी के केस में ओमेगा इज 0, तो जो रेजिस्टेंस है दैट इज 0, रिएक्टेंस है दैट इज 0। इसका मतलब जो हमारे पास पल्सेटिंग पार्ट आएगा, पल्सेशन जितनी भी आएगी, जो इंडक्टर है ये उसको रिड्यूस करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, और जो डीसी है डीसी हमारी इजीली पास कर जाएगी। तो इसलिए आउटपुट के अंदर हमारे पास सिर्फ डीसी आएगी, सिर्फ डीसी आएगी, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। ठीक है, और अगर हम इसको स्टडी करते हैं, मान लो अगर हम उसको वेव के अकॉर्डिंग स्टडी करें, तो हमारे पास क्या होता है कि सपोज हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो क्या है, ये, फिर एक खाली, फिर ये, फिर एक खाली, फिर ये। और फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो क्या है, ये, ये, ये एंड सो। ठीक है ना, ये दोनों की आउटपुट है। अब इसको लगाने का फर्क क्या हुआ कि इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर हमारा किसी भी करंट के चेंज का अपोज करता है। हमने पढ़ा होगा है, जो इंडक्टर है वो करंट के चेंज का अपोज करेगा। लेंजेस लॉ हमारा यही कहता है, जब भी करंट हमारा वेरी करेगा या वोल्टेज हमारी वेरी करेगी, ये उसका अपोज करेगा। और ये जब करंट हमारा एवरेज वैल्यू से ज्यादा है तो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक जो एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी उसको स्टोर कर लेगा। और जैसे ही करंट हमारा एवरेज वैल्यू से कम होगा तो अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये उसको भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये इसके बढ़ने का अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, ये इसके बढ़ने का अपोज कर रहा है, फिर ये घटेगा, ये इसके घटने का अपोज कर रहा है। इससे क्या होगा कि इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और यहां तक, फिर ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से। ठीक है, पहले जीरो पावर जो हमारे पास आ रही थी वो इतने एरिया के लिए आ रही थी, इतने टाइम पीरियड के लिए आ रही थी। अब जो जीरो पावर हमारे पास आ रही है वो इतने टाइम पीरियड के लिए आ रही है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड फॉर जीरो पावर इज रिड्यूस्ड, व्हेन टाइम पीरियड फॉर जीरो पावर इज रिड्यूस्ड, एवरेज वैल्यू इज इंक्रीज्ड, एवरेज वैल्यू इज इंक्रीज्ड। फुल वेव में आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ये इसका अपोज करेगा, अपोज करेगा तो ये इस तरह से करके यहाँ पे जाएगा। जैसे ही ये जाएगा पावर फिर से बढ़नी शुरू होगी, पावर बढ़नी शुरू होगी, ये हमारा फिर यहाँ आएगा, फिर जब जैसे ही ये इसको अप्रोच करेगा फिर पावर बढ़ेगी, और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो इस तरह से आएगी, जो आउटपुट आएगी वो इस तरह से आएगी। पहले नीचे तक जाके ऊपर आ रहा था, अब ये सिर्फ ऊपर हमारे पास इसी तरह जो पीछे से आएगा, ये पीछे से भी ये इस तरह से आएगा, मतलब जीरो से शुरू हो रही है तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब पहले आउटपुट क्या थी, ये वाली। मैं सपोज अगर आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊं तो डिफरेंशिएट में हमारे पास क्या आएगी, थोड़ा सा आपको अलग करके दिखा देता हूं। क्योंकि ये अपोज करेगा, अपोज करता है तो हमारे पास क्या आएगा कि यहां तक आएगा इस तरह से, फिर ये इसकी पावर आ जाएगी इस तरह से, फिर ये इसकी पावर आ जाएगी, और ये इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। तो अब पहले जो मेरे पास पूरे उसके लिए चेंज हो रहा था, अब ये जो चेंज है ये सिर्फ इतना रह गया, इतना रह गया। तो जो चेंज है वो एक्चुअली, अगर हम अलग अलग उसकी भी बात करें, मतलब इसको भी छोड़ दो तुम, तो मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ इस चीज को लेके। ये है, क्या होगा, मान लो इस साइकिल के लिए क्या होगा,
इसने इसका अपोज किया और ये यहाँ तक चला गया। इस साइकिल के लिए क्या हुआ, इसने इसका अपोज किया, यहाँ तक चला गया। इस साइकिल के लिए क्या हुआ, इसने इसका अपोज किया, यहाँ तक चला गया। इस साइकिल का क्या होगा, इसने इसका अपोज किया, यहाँ तक चला गया। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, इसी तरह जो पीछे से आया वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो मेरे पास अब आउटपुट क्या हुआ, ये तो आउटपुट बजाय के जो ये नीचे वाला पोर्शन आने के मेरे पास आउटपुट ये आ गया। तो अब देखो, पहले की जो एवरेज वैल्यू थी, अगर हम इसको लेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको लेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब एवरेज वैल्यू इज इंक्रीज, पल्सेशन इज डिक्रीज्ड। हम ये तो नहीं कहते कि इसके बाद बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बट पल्सेशन इज समवट डिक्रीज, कुछ वैल्यू इसकी रिड्यूस हो जाएगी, इसके अंदर भी रिपल्स होंगे, हम वो चीज भी फाइंड आउट करेंगे कि इसके अंदर रिपल कितने कम हो गए, लेकिन बट स्टिल हमारे फुल वेव रेक्टिफायर के आगे इंडक्टर को लगाने से जो एवरेज वैल्यू है, जो पल्सेशन है, जो एसी कंटेंट है, वो हमारा रिड्यूस होता है, जो पल्सेशन है वो कम होती है। अब अगर हम इसके केस में रिपल फैक्टर फाइंड आउट करें कि व्हाट शुड बी द रिपल फैक्टर, हम क्या करेंगे, जो ये आउटपुट है, इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लेंगे, इसका फोरियर एनालिसिस करेंगे, और इसका जो फोरियर एनालिसिस हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू होगी v नॉट बाई पाई 1 माइनस 2/3 कोस 2 ओमेगा टी माइनस 2/15 कोस 4 ओमेगा टी एंड सो ऑन। ठीक है, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ऑब्वियसली ये डबल हो जाएगी, ये हाफ वेव के लिए हो गया, ये फुल वेव के लिए हो गया 2v0/पाई 1 माइनस 2/3, क्योंकि ये जो हार्मोनिक्स है ये तो हमारे पास सेम रहेंगे, ओमेगा टी सो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। किसी के केस में भी हम निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, अब मैथमेटिक्स का पार्ट रहेगा, समझने का पार्ट यहाँ से खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम सपोज इसमें से दो टर्म्स को ले लेते हैं, बाकी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू काफी रिड्यूस होती चली जाती है, बाकी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सपोज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम इसका एनालिसिस करेंगे, और जो एनालिसिस है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सेम रहेगा, या हाफ के लिए कर लो, फुल के लिए सेम रहेगा, एक ही बात है। मान लो फुल के लिए करते हैं, तो मैंने क्या किया कि v इज इक्वल टू 2v0/पाई 1 माइनस 2/3 कोस 2 ओमेगा टी, ये रख लिया, बाकी को मैंने अभी नेग्लेक्ट कर दिया कि बाकी की जो हार्मोनिक्स है वो हमने छोड़ दी, बाकी के जो हार्मोनिक्स है वो हमने छोड़ दिए। तो इसको जब हम खोल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2v0/पाई माइनस 4v0/3 कोस 2 ओमेगा टी। जब हम इस टर्म को देखते हैं, अब इसके अंदर हमारे पास ना साइन की टर्म है ना कोस की टर्म है, इसका मतलब ये हमारे पास डीसी पार्ट है, ये हमारे पास एसी पार्ट है। तो अगर मैं कहूं कि VDC यहां से, तो इट इज 2v0/पाई, यहां से। अब DC कहां आता है, आउटपुट के क्रॉसमुंडी, तो यहां पे अगर मैं IDC की बात करूं तो IDC क्या होगा, V/R 2v0/पाई पाई। क्लियर, अब आ जाओ ये वाला पार्ट, ये आ गया मेरे पास VAC, क्या आ गया 4v0/3 कोस 2 ओमेगा टी। अब देखो, हम नॉर्मली जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। अब जब हमने वो इसके अंदर जब फिल्टर यूज किया तो फ्रीक्वेंसी इज गेट्स डबल्ड, 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट हमारे पास आया, हमारे पास ओमेगा फ्रीक्वेंसी का कोई कंपोनेंट नहीं है। 2 ओमेगा का आया, 4 ओमेगा का आया, 6 ओमेगा का आया, 4 ओमेगा 6 ओमेगा हमने नेग्लेक्ट कर दिए, तो हमने 2 ओमेगा का कंपोनेंट देख लिया। तो अब हम जहां भी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, वी यूज फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा इंस्टेड ऑफ ओमेगा। अब इसकी जो पीक वैल्यू है वो है 4v0/3 पाई। व्हाट इज RMS, हमने पीछे किया था फुल वेव रेक्टिफायर के केस में RMS वैल्यू क्या होती है, v0/√2। यहाँ पे v0 क्या है, 4v0/3 पाई पीक वैल्यू। तो हमारे पास RMS क्या आएगा, 4v0/3√2।
जो पीक वैल्यू है दैट डिवाइडेड बाय √2 दैट गिव्स अस आरएमएस वैल्यू, ठीक है। और जो पीक वैल्यू है वहां पे हम वी नोट स्टडी करते हैं जब हम रेक्टिफायर की बात करते हैं। अब यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गई जो पीक वैल्यू दैट इज 4 वी नोट बाई 3 पाई, उसको 1 बाई √2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ गई। आई आरएमएस ये है तो हमने आई आरएमएस निकाला। आई आरएमएस क्या होगा, वी आरएमएस बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अब कितना होगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 4 वी नोट ओवर 3 √2 पाई डिवाइडेड बाई आर एल स्क्वेयर प्लस 2 ओमेगा एल स्क्वेयर इसका अंडर टोटल रिएक्टेंस, क्योंकि अब हमारे पास एल भी आ गया, आर एल पहले से था सर्किट के अंदर, दोनों का जो इफेक्टिव, अब हमारे पास ये एल आर सर्किट है, एल आर सर्किट का हमारे पास जो इफेक्टिव रिएक्टेंस होता है दैट इज आर एल स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल स्क्वेयर। अब क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 2 ओमेगा के बराबर है तो 2 ओमेगा एल स्क्वेयर इट्स अंडर। तो मेरे पास आई डी सी की वैल्यू है, आई आर एम एस की वैल्यू है, व्हाट विल बी रिपल फैक्टर, व्हाट विल बी रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या आएगा, रिपल फैक्टर इज IDC over IRMS, रिपल फैक्टर इज IDC over IRMS। तो मेरे पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, IDC 2 V नोट बाई पाई RL ओवर IRMS 4 V नोट ओवर 3 √2 पाई डिवाइडेड बाई √ RL स्क्वेयर प्लस 2 ओमेगा एल होल स्क्वेयर, ठीक है। वी नोट से वी नोट कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 4, ठीक है। तो मेरे पास जब हम इसको सोल्व करते हैं तो जो रिपल फैक्टर की वैल्यू आ जाती है इट केम आउट टू बी 2 बाई 3 √2, 3 √2 यहाँ से बच गया, 2 ये बच गया, ठीक है। तो इट इज 2 सॉरी रिपल फैक्टर इज, मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, रिपल फैक्टर इज IRMS ओवर IDC, उल्टा लिख दिया था तो IRMS ऊपर आ गया। मैं यही कह रहा था कि ये कैसे आ गया, 4 V नोट ओवर 3 √2 पाई ओवर √RL स्क्वेयर प्लस 2 ओमेगा एल होल स्क्वेयर ओवर डिवाइडेड बाई IDC 2 V नोट ओवर पाई RL। तो इससे 2 ऊपर आ गया, पाई से पाई कैंसिल, ये 3 √2 नीचे आ गया और ये पूरा पार्ट हमारे पास बच गया। तो ये आ गया हमारे पास, इट इज 2 बाई 3 √2 इंटू RL ओवर √RL स्क्वेयर प्लस 4 ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रिपल फैक्टर की वैल्यू, रिपल फैक्टर की वैल्यू। अब अगर हम इसकी बात करें, RL को सपोज नीचे ले आओ, तो अगर हम इसकी बात करें तो इट इज 2 बाई 3 √2 इंटू 1 ओवर RL नीचे आ गया, अंदर चला गया स्क्वेयर प्लस 4 ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई RL स्क्वेयर और इसका अंडर, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं या हम ये माने कि 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय RL स्क्वायर इट इज मच ग्रेटर देन 1, इट इज मच ग्रेटर देन 1, तो दिस 1 कैन बी नेग्लेक्टेड और मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है 2 बाई 3 √2 इंटू RL ओवर 2 ओमेगा एल, 2 से 2 कैंसल, इट बिकम्स RL ओवर 3 √2 ओमेगा एल। इट इज रिपल फैक्टर ऑफ सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या थी, इसमें थी एल की वैल्यू और आर एल की वैल्यू, बिकॉज 3 इज कांस्टेंट एंड √2 इज कांस्टेंट, ओमेगा इज ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, वो भी कांस्टेंट ऑफ हम चेंज नहीं कर सकते। आर एल और एल के कॉम्बिनेशन से वी कैन रिड्यूस रिपल फैक्टर, RL और L के कॉम्बिनेशन से वी कैन रिड्यूस रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर कब कम होगा, जब RL की वैल्यू बहुत कम हो और L की वैल्यू बहुत ज्यादा हो।
इसका मतलब जितना हम बड़ा इंडक्टर लगाते रहेंगे, बड़े इंडक्टेंस का इंडक्टर लगाते रहेंगे, वैसे वैसे जो रिपल फैक्टर है वो रिड्यूस करता रहेगा। जैसे जैसे हम आरएल की वैल्यू डिक्रीज करते रहेंगे, वैसे वैसे इसका जो रिपल फैक्टर है वो इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन क्योंकि आरएल इज द लोड रेजिस्टेंस, एक लेवल तक हम इससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आउटपुट मैक्सिमम चाहिए। तो जितना हमारा लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम करंट के कोरस्पोंडिंग में हमें आउटपुट देगा, हमें आउटपुट देगा। तो एक लेवल तक हम आरएल को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई एक लिमिट तक तो हम इस रिपल्स को रिड्यूस कर पाएंगे, लेकिन एक लेवल के बाद इसके अंदर जो रिपल्स हो गए वो हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए दूसरे फिल्टर आते हैं, वो फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने सीरीज इंडक्टर फिल्टर करना था, हमारा पहला फिल्टर था। आगे हम जैसे जैसे मूव करते रहेंगे थोड़ा जल्दी होता रहेगा। तो इसके अंदर हमने हर चीज एक्सप्लेन की कि कैसे इसको रिड्यूस करता है। पहले उसको फिजिकली देखा कि कैसे रिड्यूस करता है, फिर हमने मैथमेटिकली उसका रिपल फैक्टर निकाला, और हमने देखा कि जो रिपल फैक्टर है इट डिपेंड्स ऑन द लोड रेजिस्टेंस एज वेल एज ऑन द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ठीक है, लेकिन इससे हमने ये कंक्लूजन निकला कि एक लेवल तक हम रिपल फैक्टर को रिड्यूस कर सकते हैं, उससे आगे हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इससे आगे का जो लेक्चर होगा वो फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।